नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच हैं रांची के एसएसपी प्रभात कुमार जी। प्रभात कुमार कई बार चर्चा में रहे। माओवादियों से लोहा लेने की बात हो या तमाम अपराधियों को नियंत्रित करने की बात हो, हर वक्त चर्चा में ये रहे हैं। हम अब इनके जीवन को खंगालेंगे कि किस तरीके से बचपन रहा, कहां गुजरा बचपन। प्रभात जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। प्रभात जी, स्टार्टिंग जन्म कहाँ हुआ, किस गांव में? मेरा जन्म बिहार के सहरसा जिले में हुआ था जी। तब मेरे नाना जी वहाँ पोस्टेड थे और जन्म के बाद मेरा अधिकांश समय झारखंड के सिमडेगा में गुजरा है और उसके बाद लगभग मेरा समय हजारीबाग में गुजरा है। तो मैं अपने आप को ऐसे हजारीबाग का मानता हूँ। यूपीएससी के फॉर्म में मैंने अपना होम डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग लिखा। अच्छा, सिमडेगा में आप रहे। सिमडेगा में क्या, वहाँ किन के साथ, पेरेंट्स क्या करते थे, पिताजी? मेरे पिताजी अब रिटायर्ड हैं पर वो पशु चिकित्सक हैं। झारखंड सरकार में वो नौकरी करते थे। उनकी पोस्टिंग सिमडेगा में थी। बड़े लंबे समय तक वो सिमडेगा में पोस्टेड रहे और इत्तेफाक था कि मेरी पोस्टिंग भी सिमडेगा में हुई। बतौर एसपी मैं भी सिमडेगा में 2 साल पोस्टेड रहा। शुरुआत पढ़ाई जो हुई किस स्कूल से हुई, कहाँ पर पढ़ाई? सिमडेगा में ही एक जूनियर कैम्ब्रिज स्कूल हुआ करता था। उसी स्कूल में मेरी पढ़ाई शुरू हुई और जब मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई तो भी मैं उस स्कूल में गया। अब वो स्कूल काफ़ी बेहतर हो गया था। हमारे समय तो वो स्कूल मिट्टी का हुआ करता था। तो मैंने पढ़ाई वहीं से शुरू अच्छा, की। जब आपकी पोस्टिंग हुई तो आप उस स्कूल गए, वहाँ पर के बच्चों के को देखने के लिए किस तरीके से अब पढ़ाई हो रही है? वो भी, और साथ ही साथ जो उस समय हमारे प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे वो अब उसी स्कूल के डायरेक्टर हैं। जी, जी। तो एक तरह से मुझे अपने पहले शिक्षक से मुलाकात भी सिमडेगा में हुई। अच्छा, उसके बाद कॉलेज लाइफ, 10th कहाँ से आपने पास किया? क्लास 10 तक फिर मैंने सेंट जेवियर्स हजारीबाग में किया और +2 मैंने सेंट माइकल्स पटना से किया था। और उसके बाद मैंने तमाम पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय में की और मैं पीएचडी कर रहा था और एडहॉक पे मैं लेक्चरर था। मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, इसलिए कहाँ पर आप लेक्चरर थे? मैं अलग अलग कॉलेजेस में जहाँ भी वैकेंसी निकलती थी। मैंने राजधानी कॉलेज में पढ़ाया है, जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाया है, थोड़े समय के लिए रामजस कॉलेज में पढ़ाया है। अलग अलग कॉलेजेस में। क्या थे? पॉलिटिकल साइंस मेरा मेन पेपर था। पॉलिटिकल साइंस का थ्योरी मैं पढ़ाया करता था। फिर ये जब लेक्चरर थे तो फिर यूपीएससी का एक मन में क्या स्टार्टिंग से था या? नहीं, स्टार्टिंग से मेरे मन में तो एकेडमिक्स ही था। मैं एकेडमिक्स में ही जाना चाहता था, लेक्चरर ही बनना चाहता था। पर दिल्ली में जब हम लोग रहते थे तो कुछ और रूममेट्स थे हमारे, तो उनके साथ जब रूम में पढ़ाई करना होता था, मैं बाहर से आता था, अपना काम करके आता था, वो दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो ये तय हुआ कि जब तक मैं भी फॉर्म नहीं भरूंगा तब तक हम तीनों मिलकर पढ़ेंगे नहीं वहाँ। इसलिए उनके दबाव में मैंने यूपीएससी का फॉर्म भरा और फिर आगे उन दोनों का आज हुआ है कहीं कि नहीं? सभी अच्छे जगह पे प्ले। अच्छे जगह नहीं, मैं पूछ रहा हूँ यूपीएससी क्वालिफाई उन लोगों ने किया, दोनों ने? दोनों यूपीएससी क्वालिफाई नहीं किए पर अच्छी जगह पे प्लेस्ड है दोनों। आपको लगता है आज की वो दोनों की याद कितनी आती है जब अभी आप जॉब में? वो दोनों भी हजारीबाग के ही हैं, अभी भी मेरे टच में है। एक समीर है, एक मनीष है, हम तीनों रूममेट हुआ करते थे। याद क्या, मतलब हर थोड़े दिन पे हमारी बात होती है। हम लोग आज भी वैसे ही मित्र हैं जैसे पहले हुआ। अब मिलने के बाद कुछ कहते हैं कि नहीं कि यार हमने कोशिश की? ये बात हमेशा हुआ करता है, आज भी हुआ करता है। उसमें एक जो मनीष था, मनीष हम दोनों से ज़्यादा पढ़ाई में तेज और हर तरह से ज़्यादा अव्वल था। पर इन चीज़ों में कहीं ना कहीं भाग्य भी होता है। तो आपने किस अटेम्प्ट में निकाला? तीसरे अटेम्प्ट में मैंने निकाला। जिस तरीके से कॉलेज लाइफ की अगर आप बात करें तो कॉलेज लाइफ में, या पहले बचपन को बताएं कि बचपन में क्या किसी से झगड़ा, किसी दोस्त से या कुछ इस तरीके की चीजें? बचपन में मैं बहुत शांत स्वभाव का हुआ करता था। बहुत ज़्यादा मेरी लड़ाई झगड़ा या किसी से बैर दुश्मनी नहीं हुआ करता था। पर मैं अपने चीज़ों में बड़ा पर्टिकुलर था। मुझे हारना पसंद नहीं था। मैं अगर कोई खेल हुआ करे उसमें मैं बहुत आसानी से उस स्पिरिट में हार को लिया नहीं करता था। हारने पे मैं रोता था, हारने पे मैं लड़ाई करता था, हारने पे खेलने का भी शौक था? हाँ, मैंने खेलने में बहुत ही शौक था। मैं टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, ये तीनों मेरे फेवरेट गेम्स हैं। और बीच में तो एक समय ये भी आया था कि मैं क्रिकेट में ही करियर बनाना चाहता था। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलता, फिर आगे मैंने स्कूल और कॉलेज में भी क्रिकेट में काफ़ी दिनों तक प्रयास किया। फिर लगा कि बहुत टफ है, शायद मेरे लिए नहीं है वो। कॉलेज में कभी किसी लड़की से कुछ माने अफेयर या कुछ इस तरीके की चीजें? दोस्ती हमेशा से रही है महिलाओं से, कॉलेज के दिनों में भी। और एक दोस्ती जो बाद में शादी में कन्वर्ट हुई,
मेरी पत्नी दिल्ली की है। दिल्ली में पढ़ते हुए फिर बाद में पढ़ाते हुए उनसे दोस्ती हुई और फिर बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया और घर वालों के सहयोग से अब हम मतलब लोग पति पत्नी हैं। आप मतलब उनको पढ़ाते थे? नहीं, हम लोग साथ में पढ़ते थे। अच्छा, साथ में पढ़ते थे। जी। पढ़ाने का मौका कभी नहीं लगा? इनको पढ़ाने का मौका कभी नहीं लगा। ये मतलब आपके साथ वहीं दिल्ली में पढ़ाई करती थी और उसके बाद पेरेंट्स ने नहीं कहा कि यार इस तरीके से क्यों? क्योंकि हर पिता की इच्छा होती है। थोड़ा ये कल्चर का डिफरेंस और ये होता जरूर है, पर चूंकि मेरी पत्नी मेरे साथ पढ़ती भी थी और बाद में हम लोगों ने एक साथ जॉब भी किया। वो भी लेक्चरर हैं, वो भी नेट क्वालिफाइड हैं, अलग अलग कॉलेज में हम लोग पढ़ाया करते थे। फिर हम लोगों को लगा कि हम दोनों एकेडमिक्स में ही आगे बढ़ेंगे। उस समय यूपीएससी बहुत ज़्यादा जहन में नहीं था, तो फिर हम लोगों ने घर वालों को इस बारे में बताया। पहले थोड़ी नाराजगी, पर धीरे धीरे फिर मैंने डांट पड़ी? डांट पड़ी जरूर। अच्छा, जो पत्नी है वो कहाँ से बेसिकली आती हैं? दिल्ली की रहने वाली हैं, दिल्ली की ही हैं। दिल्ली की रहने वाली है। उसके बाद जिस तरीके से आप आगे पारिवारिक जीवन, पत्नी का कितना सहयोग मिल पाता है? शादी के बाद कई ऐसे जगहों पे हम लोग पोस्टेड रहे। पहले गुमला में, फिर खूंटी में, फिर चतरा में, फिर सिमडेगा में। और आज जो कुछ भी मैं सोचता हूँ कि विकट परिस्थितियों में भी अगर पारिवारिक जीवन सब कुछ संतुलित और व्यवस्थित रहा है, तो इसमें पत्नी का योगदान अभी बहुत रोकेंगे बड़ा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बतौर आईपीएस पोस्टिंग कहाँ हुई, कितनी बार माओवादियों से लोहा लिया, इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। प्रभात जी हमारे साथ बने हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, ये भी जानेंगे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि रही, वहां पर कितना सहयोग जो है पेरेंट्स का मिलता रहा। पेरेंट्स का सहयोग पूरी तरह से मिलता था घर में? हाँ, बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता था। किसी चीज़ को करने में कभी कोई मनाही नहीं थी, अगर वो ठीक चीज़ हो। कुछ सेट स्टैंडर्ड्स थे हमारे घर के। सूर्यास्त के बाद हम लोगों को घर पे आ जाना हुआ करता था। बिना पेरेंट्स के नॉलेज के कहीं जाना नहीं है। जहाँ भी जाना है, कहीं जाने में रोक टोक नहीं था, लेकिन घर पे बता के जाना था। और अकेले हम लोगों को जब तक एक सर्टेन लेवल तक ना तो सिनेमा और मतलब नहीं कहीं बाहर चोरी छुपे पिक्चर कभी नहीं गए? चोरी छुपे पिक्चर हम लोग बहुत लेट गए। और एक आध ऐसे मौके आए जब बिना घर पे बताए हुए हम लोग कुछ दोस्त मिलके सिनेमा भी देखने और गए। घर में पता चला? एक आध बार पता नहीं चला, एक आध बार पता चला। जब पता चला तो अच्छी खासी धुलाई हो गई? डांट काफी पड़ी। अच्छा, घर में किसी के द्वारा, पापा के द्वारा या मम्मी के द्वारा पिटाई पड़ती थी? अ, पिताजी के द्वारा नहीं, कभी भी नहीं, लेकिन माँ के द्वारा तो आए दिन और भरपूर। मतलब उतना इतना डांट, इतना मार जितना आज के बच्चे सोच भी नहीं सकते कि उतनी पिटाई माँ के द्वारा हो भी सकती है। कई चीज़ों के लिए, कभी पढ़ाई के लिए, कभी देर तक बाहर रहने के लिए, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए। पर बहुत ओकेजन्स पे न सिर्फ हाथ से बल्कि डंडे से भी पिटाई हुई है और काफी पिटाई कोई हुई है। एक घटना बता दीजिए जब ऐसी पिटाई हुई हो कि उसका दर्द जो है कम से कम सप्ताह भर जरूर रहा हो। रिपोर्ट कार्ड एक बार हम लोगों को मिला था। उस बार मुझे बहुत खराब नंबर आया था स्कूल में, तो उस रिपोर्ट कार्ड को मैंने घर पे दिखाया नहीं था और बिना दिखाए खुद ही सिग्नेचर करके वापस भी कर दिया था। पर इस बात की जानकारी फिर घर पे हुई थी, तो इसके लिए मुझे जबरदस्त धुनाई हुई थी एक बार। दर्द रहा? जी। वो दर्द आज भी फील होता होगा। आप कई बार लोहा ले चुके हैं, कहाँ कहाँ ये मौका लगा था? एक बार क्रिमिनल्स के साथ मुझे गुमला में ही मौका मिला था, पर उसके अलावा नक्सल्स के साथ खूंटी में एक बार इनकाउंटर में फंसा था और अच्छे इनकाउंटर में फंसा था। तो उस बार क्या हुआ था इनकाउंटर में? उसमें फिर फाइनली हम लोगों ने ओवर पावर किया था। 9 माओवादी वहां से पकड़े गए थे, पुलिस का लूटा हुआ हथियार रिकवर हुआ था। बहुत देर तक हम लोगों को फायरिंग करना पड़ा था, पर फाइनली हम लोगों के साथ अच्छा खासा फोर्स था, हम लोग भारी पड़े और हम लोग वहां से सकुशल
लौटे थे। एक सिमडेगा में हुआ था, सिमडेगा में पीएलएफआई के साथ हुआ था। उस बार भी हम लोगों ने एक बहुत ही दुर्दांत पीएलएफआई का एरिया कमांडर था सूर्या डॉन, उसको जिंदा पकड़ लिया था और उसी क्रम में वहाँ पे भी हम लोगों के साथ फायरिंग वगैरह हुई थी। एक घटना चतरा में हुआ था, उस घटना में भी हम लोग को कुछ हाथ नहीं लगा था, लेकिन हमारे ऊपर फायरिंग हुई थी। अच्छा, इस बार की जो घटना घटी, जो कि पूरी तरह से चर्चा में रहा, ये घटना की आपको जानकारी मिली, आप चले गए, आपने मतलब पूरे लूप में लिया था सारे लोगों को, पूरे सिस्टम को, कि भाई इस तरीके का है या जानकारी ये? इस बार का जो ऑपरेशन था हम लोगों का, उसका जानकारी हम लोगों ने कुछ वरीय पदाधिकारियों को दिया था। जिस एरिया में हम जा रहे थे वहाँ के एसपी को दिया था। और चूंकि ये जो प्लानिंग था वो दूसरे तरह की प्लानिंग थी, ये बहुत बड़ा प्लान और बहुत बड़ा फोर्स लेके जाने से संभव नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने जो जो इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले कर सकते थे उन लोगों को जानकारी दी थी और एक छोटे टीम के साथ स्ट्राइक किया। क्या हुआ था, पूरा घटना क्या हुआ था, ये चूंकि दर्शक जानना चाहते हैं। उस दिन जब हम लोगों को ये सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा टीम तैयार किया था, जिसमें मैं खुद भी था, एडिशनल एसपी ऑपरेशंस, और उनका बॉडीगार्ड और मेरा बॉडीगार्ड, ये 4 लोग थे जो इफेक्टिव स्ट्राइक टीम में थे। इसके अलावा हम लोगों ने एक बैकअप रखा था जो थोड़ी दूरी पे हम लोगों ने कैंप कराया था। और जैसी हम लोगों की सूचना थी, उसी सूचना पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे और हमारे ड्राइवर के द्वारा, जो अब शहीद हो चुका है, उसके वो द्वारा आपका काफी विश्वासी ड्राइवर था। बहुत ही विश्वासी जो ड्राइवर, बहुत जानकारी ही मिली कि अच्छा उस दिन ड्राइवर। भी आप किसी दूसरी गाड़ी में थे, लेकिन आपने उसे कॉल करके बुलाकर। क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ रहता था, मुझे भी कॉन्फिडेंस रहता था उसके ऊपर। उस दिन भी उसने अपना काम किया। सबसे पहले स्पॉट करके हम लोगों को आगाह तो कर ही दिया था, पर तब तक हमारे ऊपर फायरिंग शुरू हो गई थी। घटना जो घटी, जिस स्थान पर घटी, ड्राइवर ने बताया कि हम लोग एक जगह पे वहां से उतर के पैदल हो रहे थे। अच्छा, पैदल आप चल पैदल हो रहे थे। उसी समय में जो ड्राइवर था उनको पता चला था, उनको एक आभास हुआ था। मैंने पैदल चलते हुए ही फायरिंग शुरू हुई, और उसके बाद जो हुआ, ड्राइवर तो अब नहीं रहा। आपको ये लग रहा था कि गोली लग सकती है, इस टाइप का कुछ वहां पर माहौल हाँ, जो बन चूंकि रहा उस तरह का माहौल था, अचानक फायरिंग शुरू हुई थी तो गोली किसी को भी लग सकता था। पर जितना हम लोग सोचते उतना सोचने का वक्त भी नहीं था। अब दोबारा सोचने पे लगता है कि ये किया जा सकता था, वो किया जा सकता था, पर उस समय जो कुछ हुआ उसमें सोचने का बहुत ज़्यादा वक्त हम लोगों को नहीं मिला। जैसे फायरिंग शुरू हुई, हम लोगों ने अपना वेपन उठाया। वेपन उठा के जब तक हम लोग कुछ कर पाते तब तक मुझे एक गोली लगी थी। गोली लगने के बाद चूंकि जिसने मुझे गोली मारा था वो सामने था, तो इसलिए अच्छा, फिर वो आपके एकदम ठीक सामने जी से? बिल्कुल सामने ही आ गया था। तो उसके बाद फिर हमारी तरफ से भी फायरिंग हुआ और हमने मार गिराया उसे। मतलब आपको ये हो गया था कि भाई वो सामने वाला नक्सली है और उसने अटैक कर दिया है, अब हमको ये करना है। जान भी जा सकती थी, जिस जो हुआ था वो जो हुआ था वो उसमें कुछ भी हो सकता था। जी, कुछ भी हो सकता था। जान जा नहीं सकती थी, जान जान ऑलमोस्ट चली गई थी। पर ऊपर वाले की कृपा, घर वालों का आशीर्वाद, सभी लोगों का प्यार। निकले कैसे? जैसे अटैक किया तो वो लोग फिर भाग गए, आप जैसे आपने मोर्चा संभाला? हमारे द्वारा मोर्चा संभालने के बाद एक जो उग्रवादी था उसको हमने मार गिराया था। जो दूसरा था उसको गोली लग चुकी थी, हम लोगों ने देखा था, क्योंकि वो चिल्ला के इस बात को कह रहा था। और जैसे ये सब हुआ, फिर हम लोगों ने उस डेड उग्रवादी का बॉडी अपनी गाड़ी में रखा, उसका वेपन अपनी गाड़ी में रखा, क्योंकि वो रखना जरूरी था। वही एक चीज था जिस चीज के लिए हम लोग गए थे। तो वो सब रखने के बाद हम लोगों ने, चूंकि ड्राइवर शहीद हो चुका था, तो एडिशनल एसपी ऑपरेशंस ने ड्राइविंग किया और हम लोग फिर वहाँ से निकल के आए। बहुत दूर था रांची, पहले हम लोगों को उस जगह से खूंटी पहुंचना था, खूंटी से फिर रांची पहुंचना था। तो ऐसा लग रहा था कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। गोली लग चुकी थी, गोली दिखाई दे रहा था कि सीने पे लगी हुई है, तो बार बार ये लगता था गोली कि जब सीने में लगी आपकी, वहां से अस्पताल कितना? 2 घंटे के बाद मैं अस्पताल पहुंचा था। जिस समय मुझे गोली लगी थी और जिस समय मैं हॉस्पिटल पहुंचा, हम सभी लोग 2 घंटा निकल चुका था उस समय तक। और आप उस वक्त तक मतलब पेन तो पूरा होगा? पेन तो था, लेकिन उस समय पेन शो करने से बाकी जो 4 लोग हमारे साथ थे, जो टीम मेंबर्स थे, उनका हौसला भी गिरता, क्योंकि मुझे ही गोली लगी थी, मैं उनका कमांडर था। हिम्मत कहाँ से जुटा लेते हैं? ठीक है, एज ए एसपी है, परिवार और तमाम चीज भी है, इतना हिम्मत? हिम्मत की बात नहीं है, मतलब हिम्मत तो कुछ भी हो, जो ऐड है, मैं गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। डर मुझे भी उस समय लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं रांची पहुंच पाऊंगा या नहीं। पहले मैंने अपनी पत्नी को कहा था कि बच्चों को हॉस्पिटल लेके ना आए, पर जैसे ही ये बातें दिमाग में आई और ये जो छोटा सा डर होता है जब मेरे दिमाग में आया, तब फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं बच्चों को भी रास्ते में ही बुला लेता हूँ, पता नहीं वहाँ पहुँच के देखने लायक रहूँ या ना रहूँ। तो
तो फिर मैंने बच्चों को रास्ते में बुलाया, फिर हम लोग एक साथ, मैं बच्चों के साथ ही बैठ के ही गाड़ी पे हॉस्पिटल आया था। तो ऐसा नहीं है, डर तो लगता ही है। और मैं जिस डर से गुजरा वो एक्चुअली उस समय का डर नहीं था, उससे पहले का भी डर नहीं था। उससे पहले क्या होगा ऑपरेशन के, ये डर नहीं लगता है। ऑपरेशन में क्या हुआ उसका भी डर नहीं था। अब सोच के ये डर लगता है कि क्या हो सकता था। जो कुछ भी हुआ था वो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, मैं आज जिंदा नहीं भी रह सकता था। ये बात सोच के डर लगता है। अब डर लगता है कि घर है, परिवार है और कई भी चीज़ें हैं। और कुछ ऐसी चीजें याद आती हो जो लगता हो कि हम शेयर करें? कई बार लोग सोचते हैं कि मेरा बाद का रिकॉर्ड सबों को बहुत पता है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट भी था, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट था। पर उससे पहले की जो पढ़ाई थी वो मैं लगभग एवरेज तरीके का था। और कॉलेज के दिनों में तो फेल करने की भी नौबत आती थी। मैं एक बार जस्ट पास मार्क लेके किसी तरह से पास हुआ था। 40 पास मार्क होता था, मुझे 41 नंबर भी आया हुआ है। मतलब लकीली मैं एक साल फ्लंक नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो उस वक्त लगता होगा कि यार ये क्या हो गया, और पढ़ रहे हैं दिल्ली में जाकर। इस बात का हमेशा डर लगता था क्योंकि घर वाले बहुत उम्मीद से, बहुत मन में अरमान लेके लोग दिल्ली भेजा करते हैं। मैं भी घर वालों को देखता था, कई बार इस बात का डर लगता था, इतने साल से दिल्ली में हूँ, अभी तक कुछ कर नहीं पाया हूँ, पता नहीं यूपीएससी होगा, लेक्चरशिप में होगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, इस तरह की बातें आती हैं। आज भी कई यंगस्टर्स हैं, मैं देखता हूँ, मिलता हूँ कई लोगों से, ये बात मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, लड़कों को, लड़कियों को, सभी को मैं ये कहता हूँ कि लाइफ में एक फेज़ आता है जब थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है दिमाग में, या ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, अननेसेसरीली हम लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। पर ऐसा फेज़ आता है, उस फेज़ में अगर कोई इन चीज़ों से होप छोड़ दे तो फिर गाड़ी नीचे चली जाती है। वही एक ऐसा समय होता है जब सभी चीज़ों को कंट्रोल करके थोड़ा और हौसला रखना होता है और सब कुछ फिर से एक बार स्टार्ट करना होता है। घर में कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 2 भाई हैं। एक छोटा भाई है जो दिल्ली विश्वविद्यालय में ही लेक्चरर है, मतलब वो भी सिस्टर नहीं है? बहन नहीं है। बहन नहीं है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपने सुना बतौर आईपीएस कितनी मुश्किलों का सामना करके इन्होंने माओवादियों से लोहा लिया और अन्य चीजें भी। अब हम बातचीत करेंगे इनके परिवार के लोगों से, इनकी पत्नी से, इनके छोटे छोटे बच्चों से, कि परिवार में किस तरीके से समय दे पाते हैं, क्या कहते हैं, डांट फटकार होती है या नहीं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। अब प्रभात जी की पत्नी चीनू हमारे साथ है और 2 छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, ये प्रभात जी के बच्चे हैं और इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पापा डांटते हैं या नहीं है। पहले पत्नी से बातचीत कर लेते हैं। इनमें कुछ अच्छाइयां हैं? हाँ, कुछ तो है, बहुत सारी हैं। जैसे बता दीजिए 2-3। ये बहुत कमिटेड है, बहुत सिंसियर है और बिल्कुल भी हिपोक्रेट नहीं है। जो है सामने है, आपको सोचने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, कमी क्या है? 3 कमी बताइए। चलिए। कमी, हम्म। खाने पीने से बहुत दूर रहते हैं, ये बहुत बड़ी कमी है। हाँ हाँ। और दूसरा कि बहुत कम सोचते हैं कि झगड़ा हो किसी से भी। वो मुझे लगता है आजकल के ज़माने में कमी है, क्योंकि कहीं कहीं झगड़ा चाहिए होता है, कहीं कहीं आपको फाइट करना पड़ता है। और ज़रूरत से ज़्यादा पेशेंस है। कुछ भी है तो वो आराम से है, हो जा रहा है उस टाइप से। ज़रूरत से ज़्यादा इन द सेंस कि उसमें मुझे लगता है कई लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। उतना पेशेंस सोचते हैं कि ये सहते जाएगा सहते जाएगा, वो एक कमी है, बस और कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने लव मैरिज किया, जीवन ठीक से गुजर रहा है? अभी तक तो गुजर रहा है। घर में नोक झोंक ये माहौल कभी बनता है? हाँ, वो पूरा टाइम बनता है, लेकिन माहौल बनने नहीं देता है, संभाल लेते हैं। क्या कहते हैं जब गुस्से में रहते हैं तो क्या कहते हैं? नहीं देखे आज तक गुस्से में हम, देखे अपने साथ नहीं देखे।
टचवुड अभी तक इनको अपने साथ हम गुस्सा नहीं देखते। हाँ देखिए, इसने कहा कि मम्मी आज सुबह ही तो हुआ है। वो फाइट दूसरी टाइप का फाइट है, वो हम कुछ सुबह करना क्या चाह हुआ? रहे थे वो नहीं कर पा रहे सुबह थे। क्या हुआ? इनको फोल्ड करवाना था और ये ठीक हाँ, है हम fold शर्ट का स्लीव अपना फोल्ड नहीं कर पा रहे थे ठीक से, इसलिए उस वो ऐसा नोक झोंक है, वो झगड़ा नहीं है। नहीं ठीक है, चलिए ये नोक झोंक जब तक नहीं हो तब तक पति पत्नी का जीवन भी जो है सही नहीं रहता है, वो मुझे लगता उतना है। मसाला हाँ, होना चाहिए। हाँ, खाने में इनको क्या अच्छा लगता है? ही लाइक्स चिकन, नॉन वेज, फिश और वेजिटेरियन, बेसिक वेजिटेरियन फूड भी अच्छा लगता है। सब कुछ अच्छा लगता है एज फार एज वो अच्छा बना। प्रभात जी के बच्चे भी हैं और काफी उत्सुक हैं, हम बातचीत कर लेते हैं। पापा घुमाने के लिए ले जाते हैं? हमेशा। और हम लोग रात को भी बहुत बार निकलते हैं घर से। रात को कहाँ जाती हो घूमने के लिए? डोरंडा तक जाते फिर यूटर्न लेके वापस आ जाते हैं। और U-turn ले- आइसक्रीम भी रात को खाते हैं। आइसक्रीम? मम्मी मना नहीं करती है कि गला फंस जाएगा? नहीं। मम्मी खुद भी खाती है। टीवी में आना चाहती हो? हाँ, टीवी पे एंकर भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर भी बनना चाहते अच्छा, हैं। दोनों एक साथ? हाँ? दोनों बन जाओ। दोनों बन जाएंगी? दोनों कैसे बनेंगे? पापा डांटते हैं? कभी नहीं? बोलो ना। बोलो। दम हो नहीं। नहीं डांटते हैं? क्या कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं कहते। कि पापा पापा डांटते हैं? कभी भी नहीं। क्या कहते हैं? क्या लग बनने रहा है जैसे सीख क्या जाएंगे, बनने कभी कहते भी हैं? अगर कभी भी मम्मी पढ़ने बोलती है हम नहीं बोलते तो पापा भी नहीं बोल देते। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। क्यों? क्योंकि हमको डॉक्टर बनना अच्छा लगता है। हैं? शौक है। शौक है। आपको क्या शौक शौक है? आप भी बता आपको दो। आपको क्या शौक है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन? मान बनेगा। आप बिजनेसमैन बनेंगे? डॉक्टर बिजनेसमैन? वी कैन जस्ट लाफ ओवर इट। क्या लगता है? अभी बहुत छोटे हैं बहुत दोनों, छोटे हैं। बहुत छोटे हैं, पर अगर अभी से बिजनेसमैन बनना है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसको डॉक्टर बनना है, इसको बिजनेसमैन बनना है, फैमिली कंप्लीट है। घर में एक पुलिस वाला है, एक डॉक्टर है, एक बिजनेसमैन है और एक लेक्चरर है। पूरा का पूरा सब कुछ घर में हो जाएगा। अभी हालांकि बहुत छोटा है, पर बिजनेसमैन इसको इसलिए बनना है क्योंकि इसको कार्स का बहुत शौक है, ट्रक्स का बहुत अच्छी शौक गाड़ियाँ है। चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चाहिए। हम लोगों ने इसे बताया कि सरकारी नौकरी करोगे तो उतना पैसा नहीं होगा कि बहुत सारी गाड़ियाँ खरीद सको। मतलब हर चीज अच्छा, बाथरूम है तो वो सबसे अच्छा उस टाइप का है, मतलब थोड़ा लग्जरी का शौक है इसलिए। इसलिए बिजनेसमैन। हाँ। चलिए लेकिन हम भी बिजनेस डूबता भी है दुआ कभी करते हैं, हम भी दुआ करते हैं। अब आएंगे थोड़ा सा पीछे, हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से उस दिन घटना घटी थी, माओवादी गोली इनको लगी, आपको कैसे और कब जानकारी मिली? मुझे इमीडिएटली जानकारी मिली। इनको लगता है जैसे जिस समय गोली लगी उसके थोड़ी ही दिन में इन्होंने सबसे पहले शायद मुझे ही कॉल किया या और भी कुछ लोगों को कॉल किया मेडिकल एड के लिए बताने के लिए, और इन्होंने किसी और लैंडलाइन से मोबाइल से कॉल किया और बताया कि मुझे ऐसे ऐसे गोली लगी है। तो उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ जब आपने सुना? बस कुछ महसूस नहीं हुआ, लगा कि जल्दी से पहुंचे और किसी भी तरह से इनको हॉस्पिटल ले जाए। कुछ उस समय टाइम ही नहीं था कुछ अंदर महसूस। से डर या कुछ इस तरीके की चीजें आई सामने? डर लगा, थोड़ा देर तो डर तो जरूर लगा, डर तो लगते रहा जब तक ये डिस्चार्ज होके घर में ही आ गए। लेकिन उस समय लगा कि बच्चे बहुत छोटे हैं, डरने से कोई अभी उसका फायदा नहीं होगा। जो चीज़ है उसको जल्दी से हम लोग चाह रहे थे कि किसी तरह मेडिकल एड जल्दी मिल जाए, क्योंकि इन्होंने उस दिन बताया भी नहीं था कि चेस्ट में गोली है। हम लोग को लग रहा था खाली बाजू से लगी है और निकल गई। तमाम लोगों को यही लग रहा था चेस्ट पे तब पता चला जब इनकी यहाँ से सीटी स्कैन वगैरह हुआ, देन आई केम टू नो कि चेस्ट में भी है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत डर ऐसा नहीं था, मुझे विश्वास था कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा है। हाँ, बहुत बहुत भरोसा है ऊपर वाले पे, मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। डिस्पाइट इसके कि हम लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हर दिन करने वाले या वैसे नहीं है। हम लोगों को बहुत बार पता भी नहीं चलता और पूजा निकल जाती हैं बहुत सारी। लेकिन अच्छे कर्म और अच्छाई पे इनके मुझे भरोसा था कि बिकॉज अच्छे आदमी हैं, अच्छे कर्म है, इसलिए कुछ होगा नहीं। अच्छा, आप लोग जब कॉलेज में साथ पढ़ती थी, इनमें क्या लगा जो कि आपने चुना? कहीं और कोई दूसरा नहीं मिला? उन्होंने ही जाकर पहले आपको कहा होगा, प्रपोज किया होगा मुझे। प्रपोज तो किसी ने आज तक नहीं किया किसी को लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग थी कि साथ में रहना है। आपको इनमें क्या अच्छाइयाँ उस वक्त लगी? याद ही नहीं होगा इनको। हम लोग तो सबसे पहले इसलिए हमारी दोस्ती हुई थी क्योंकि ये दिल्ली की रहने वाली थी। हम लोग तो वहाँ बाहर रहते थे। ये घर से टिफिन वगैरह लाया करती थी, घर से खाना वाना बना के आया करता था, तो वो सब होता था। उसके कारण हम लोग एक साथ बैठना, और भी कई हमारे फ्रेंड्स थे। मतलब शुरुआत तो कई दोस्तों के साथ हुई थी,
पर धीरे धीरे फिर बातचीत करते हुए मुझे लगा कि बहुत ही मैच्योर्ड लड़की हैं, और उस समय जो कुछ भी हम लोग बातें करते थे, कई बार छोटी छोटी बातों में ऐसा लगता था जो आने वाले टाइम के लिए मुझे लगता था कि इनकी ये थिंकिंग, ये थॉट्स होना चाहिए, जिसको भी मैं आगे लाइफ में अपना जीवन साथी बनाऊं। कभी फिल्म दिखाने ले गए उस वक्त? हम लोग कोई पिक्चर ही नहीं छोड़ते थे, घटिया से घटिया जो पिक्चर नहीं भी चलती थी हम लोग जाके देखते थे, और वो हमारा फेवरेट पास टाइम था। कोई अच्छा रेस्टोरेंट, कोई अच्छी फिल्म, कोई अच्छी चीज हम लोग छोड़े नहीं। इनका अगले दिन इंटरव्यू था यूपीएससी का, तो भी हम लोग रात को गोविंदा की मूवी देख के आए थे। क्या मैसेज देंगे राज्य की जनता को? राज्य की जनता के लिए तो मतलब अभी और सिर्फ अभी एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरे पास 2-3 ही मैसेज है। एक तो यंगस्टर्स के लिए मैसेज है कि लाइफ में कई स्टेज ऐसा आता है जब परेशानियां होती हैं या नेगेटिविटी होती है, पर मुझे लगता है कि शॉर्टकट कभी भी लाइफ में नहीं मारना चाहिए। बहुत सारा ऐसा तरीका है जिससे एक छोटा पैसा हमेशा मिल सकता है, गलत तरीके पे जाने से बहुत ज़्यादा पैसा बहुत कम समय में मिल सकता है, पर इस चीज़ को छोड़ें, कभी भी उस लफड़े में ना पड़ें। और इन जनरल लोगों के लिए यही कि एक ज़िंदगी है सबके पास, इसको सौहार्दपूर्ण और अच्छे तरीके से सब लोग निकालें। अच्छा, शादी जब हुई थी आपकी तो आपने आईपीएस क्वालिफाई कर लिया था यूपीएससी? जी, कर लिया। लेक्चरर थे। मैंने शादी के बाद? नहीं, शादी के पहले ये क्वालिफाई कर चुके थे। 2004 बैच क्वालिफाइड थे, 2005 में हमारी शादी हुई थी। आपको फील होता था कि बन जाएंगे आईपीएस? हाँ, होता था? बिल्कुल फील होता था, क्योंकि लगता था कि इतना कर रहे हैं तो हो ही जाएगा, कॉन्फिडेंट। आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? किस वैसी context में? आप मैसेज ये दे दीजिए कि भाई जो खासकर पुलिस विभाग में लोग हैं, आपने कहा ना पुलिस कि मुझे विभाग डर नहीं लगा। नहीं, डर नहीं लगा, बस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है सारे, सबको बहुत पैनिक और बहुत स्ट्रेस है, और कहीं वो मुझे लगता है पर्सनल लाइफ पे रिफ्लेक्ट करता होगा, फैमिली में करता होगा। वो थोड़ा अगर कम हो जाए तो सब काम तो हो ही रहा है, और भी होगा ही, और जो चाहेगा काम करना वो किसी भी सिचुएशन में करेगा। उसको बहुत स्ट्रेस और पैनिक और डर से करवाने का कोई आवश्यकता नहीं होता है। आप तमाम लोगों का इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए धन्यवाद। प्रभात कुमार और उनके पूरे परिवार के लोग एक साथ थे, हमने उनसे बातचीत की, और बातचीत के दौरान जो निकलकर सामने आया वो ये था कि आप अगर हिम्मत रखें, हौसला रखें और बुलंद इरादे, तो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। आने वाले दिनों में किसी और खास मेहमान के साथ किसी और खास जगह आपसे होगी मुलाकात। आज दीजिए इजाजत।